प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उषा कविता की। पद्य भाग में जिन कवियों की श्रृंखला चली आ रही थी, उनमें आज के इस अध्याय में शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता के बारे में बात कर रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में अगर बात करें तो ये बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात रहे हैं, प्रगतिशील कवि रहे हैं, या यूँ कहें कि प्रगतिशील कवि की वैचारिकता इनमें हमें देखने को मिली है। ये प्रयोगधर्मी कवि रहे हैं और इनका जो योगदान है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कविता देखने में बड़ी छोटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्मिक अर्थ गांभीर्य लिए हुए है। यह हमें प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करती है। यह हमें ग्रामीण क्षेत्र में ले जा करके और वहाँ की जो आबो हवा है और वहाँ से हमें अवगत करवाने का प्रयास करती है। इसमें इस कविता में 3 प्रश्न मुख्य हैं और 3 प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिन पर मैं बात कर रहा हूँ। पहला प्रश्न, उषा कविता में प्रकृति में पल पल में परिवर्तित परिवेश का चित्रण किया गया है, स्पष्ट कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि कवि ने गतिशील समय को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है, शब्द रूपी मोती में बांधने का प्रयास किया है, तो इसलिए यहाँ पर यह बात आई है। दूसरा प्रश्न, उषा कविता में नवीन बिंब, नवीन प्रतीक तथा नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है, समझाइए। उषा कविता में नवीन बिंब, नवीन प्रतीक तथा नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है, समझाइए। इसमें अलग अलग जो बिंब कवि ने प्रस्तुत किए हैं, उपमान कवि ने प्रस्तुत किए हैं, जिन पर बात करेंगे हम आगे। वहीं तीसरा प्रश्न जो है वो बनता है कि उषा कविता में कवि ने ग्रामीण अंचल का चित्रण किया है, कैसे? इन प्रश्नों पर भी बात करेंगे हम, और इस पाठ को हम आगे ले रहे हैं और उसी क्रम में देखिएगा। सबसे पहले हम कवि के बारे में बात कर रहे हैं, कवि के जीवन परिचय पर हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में सन 1911 में हुआ। मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में ही इनकी मां का देहांत हो गया। 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ, परंतु 6 वर्ष का साथ निभाकर इनकी पत्नी ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इनको टीबी हो गई थी और वो भी हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। जीवन के अभावों ने इनको तोड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन ये कभी टूटे नहीं। और सबसे खास बात कि इनकी जो कवित्व शक्ति है, कविता रचने की जो ताकत है, उसको उन्होंने कभी भी निर्बल नहीं होने दिया, बल्कि और ज्यादा तेज धारदार बनाया। ये बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात रहे। इनकी कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता, प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। इनके द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र हमारे मन को भाते हैं, पाठकों को भाते हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि कुछ कविताएं और कविताएं। जीवन भी चुका नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। इनके साथ साथ इन्होंने उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन भी किया। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात कर रहे हैं उषा कविता के विषय में कि इस कविता में जो उषा यानी भोर के समय होने वाला जो सूर्योदय है, उसका अनूठा शब्द चित्र है ये। और ध्यान रखिएगा, ये जो पंक्ति है ये बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछी जा चुकी है, इसलिए हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है।
क्योंकि पाठ परिचय में दी गई जो पंक्तियां, उन पंक्तियों को वहां से लेकर के और प्रश्न के रूप में हमें पूछा जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा हमें पाठ परिचय पढ़ने की भी आवश्यकता है। आगे देखिएगा कि सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। ये बिंब हमें गांव की मोहक एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर और सृष्टा के रूप में, निर्माणकर्ता के रूप में होने का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली शील, स्लेट या लाल खड़िया चाक, यह हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। तो हम बात कर रहे हैं उषा कविता के बारे में। देखिएगा, उषा प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा, बहुत काली सिल, जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, सलेट पर लाल खड़िया चाक, सलेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। प्यारे विद्यार्थियों, कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, कि प्रातःकालीन जो आकाश था वो आकाश नीले शंख के समान दिखाई देता है। यहाँ उपमा अलंकार है। भोर का नभ, सुबह का आकाश, राख से लिपा हुआ चौका, चौका का अर्थ है रसोई घर, कि जैसे कि राख से लिपा हुआ रसोई घर है और रसोई घर को लिपने के पश्चात वह तुरंत नहीं सूखता। ग्रामीण अंचल के बात कर रहे हैं हम। तो यानी कि उसी तरह से यहाँ जो कवि जो बात करना चाह रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यहाँ अभी गीला पड़ा है का तात्पर्य है वातावरण में नमी है। और हम सब इस बात से परिचित हैं कि भोर के समय, प्रातःकाल के समय जब हम देखते हैं कि पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां, घास आदि पर पानी की बूंदें जमी रहती हैं, ओस की बूंदें जमी रहती हैं, वातावरण में नमी छाई रहती है। इसलिए कवि ने यहाँ पर सुंदर बिंब प्रस्तुत किया कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब यहाँ पर राख से लिपा हुआ जो चौका है, इसकी जो बात कही है, अब वो कवि ने कही है कि उस समय वातावरण में अंधेरे का एक धुंधलका सा रहता है, हल्का अंधेरा रहता है और वातावरण में नमी रहती है। वहीं कवि ने आगे वाला जो बिंब है उसको लिया है। समय थोड़ा सा और भी था तो कवि को नया बिंब नजर आया, और जब कवि को नया बिंब नजर आया है तो उसमें कवि यहाँ पर कह रहा है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि गहरे रंग की काली सिल और उसके ऊपर लाल केसर को मल दिया गया और फिर उसे धो दिया गया। यहाँ पर जो बात कही गई है वो इस प्रकार से कही गई है कि काली सिल पर लाल केसर मल करके धोने के पश्चात जो केसर की जो लालिमा है वो पूर्ण रूप से वहां से हटती नहीं है, उस सिल पर रह जाती है। उसी तरह से यहाँ जो काली सिल है, वो वातावरण में समाहित जो अंधेरा है उस अंधेरे के लिए आया है, और जो केसर है वो सूर्योदय से ठीक पहले के समय वातावरण में सूर्य की जो किरणें, यानी कि या यूं कहें कि जो लालिमा है सूर्य की, वो समाहित हो जाती है। उस लालिमा के लिए यहाँ पर लाल केसर का प्रयोग किया गया है। अर्थात जिस प्रकार से काली सिल पर लाल केसर मल करके धोने के पश्चात उस पर हल्की लालिमा रह जाती है, उसी तरह से अंधेरे में या उस हल्के अंधकार के जुटपुटे में सूर्य की जो लालिमा है वो भी समाहित हो जाती है। वातावरण
में जो लालिमा है वो दिखाई देने लगती है। समय गतिशील है विद्यार्थियों। यहाँ पर कवि इस गतिशीलता को ही शब्दों में बांध रहा है और फिर कवि के सामने एक नया बिंब फिर से उठ करके आता है। कवि नई कल्पना करता है। थोड़ा सा समय बीतता है तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, अर्थात थोड़ा समय और बीता तो कवि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि सलेट पर किसी ने लाल चौक है या फिर अदृश्य हाथों ने लाल चौक को मल दिया। यहाँ पर जो स्लेट है वो हल्के अंधकार का प्रतीकार्थ है, तो जो लाल चौक है वो बढ़ती लालिमा का प्रतीक है, यानी अंधेरा हल्का कम हुआ और लालिमा ज्यादा बढ़ गई। कवि यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार से अदृश्य जो हाथ हैं उन्होंने शायद ऐसा किया हो। वहीं पर आगे ये कह रहा है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। थोड़ा सा समय और बीतता है तो प्रतीत होता है जैसे कि नीले रंग के जलपात्र में गोर वर्ण वाली जो नायिका है और वो स्नान करते हुए या फिर हिलते हुए नजर आती है। या नीले जल का जो पात्र है वो आकाश को बताया गया है, मानवीकरण कर दिया। यहाँ पर देखिएगा आगे वाली पंक्ति में कि गौर झिलमिल दे, गौर वर्ण की जो नायिका है वो यहाँ पर सूर्य की किरणों को बताया गया है कि अब जो आकाश है वो नीला दिखाई दे रहा है और सूर्य की किरणें इस वातावरण में समाहित हो गई हैं और वो किरणें हमें खिलती हुई नजर आती हैं। थोड़ा समय और बीतता है तो कवि आगे कह रहा है कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कि अब ये उषा रूपी जो नायिका थी जो हमें बार बार ये छद्मवेश बनाते हुए जो जादू दिखा रही थी वो जादू अब इसका टूट गया है, नष्ट हो गया, क्योंकि अब सूर्योदय हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सूर्योदय हो जाता है तत्पश्चात ये कवि को विभिन्न जो बिंब नजर आते हैं, कवि की जो कल्पना है, ये कल्पना जो है वो एक तरह से पूर्ण हो जाती है, अर्थात अब वह और कल्पना इस संदर्भ में नहीं कर पाता। कवि को ऐसा लगता है कि उषा रूपी नायिका जो कि हमें जादू दिखा रही थी, सूर्योदय के साथ ही वो अब उसका जादू टूट गया, अर्थात नवीन जो बिंब है वो अब बनने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यहाँ पर कवि ने यह बात कही कि जादू टूटता इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये इस कविता के अर्थ की बात थी। यहाँ पर आगे प्रतीकार्थ की भी बात हुई। बात आई थी कि ग्रामीण अंचल के चित्रण की बात आई थी और वो जो ग्रामीण अंचल का जो चित्रण है कि प्रत्येक बिंब में कवि ने ग्रामीण अंचल का चित्रण करने का जो प्रयास किया या प्रस्तुत किया है, उसको हम आगे वाला अपना जो वीडियो होगा इसी पाठ का पार्ट 2 उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।